विशेषाधिकार पर चोट। नगर पालिका के रिकॉर्ड की पड़ताल से पता चला कि ताकतवर लोग ही असली अपराधी थे। राजनीतिक वर्ग, नौकरशाही, न्यायपालिका से जुड़े लोगों के साथ ही होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों तथा पेट्रोल पंप के मालिकों ने मुख्य सड़कों पर अवैध तरीके से अपने प्रतिष्ठानों का विस्तार करके रखा था। दरअसल अशोक राजपथ, बेली रोड, पटना म्यूजियम रोड, बुद्ध कॉलोनी और कदम कुआं रोड पर अवैध तरीकों से इमारतों का विस्तार सड़कों पर फैली अराजकता की मुख्य वजह थी। मैंने खुद जाकर अतिक्रमित ज़मीन पर अवैध निर्माण का मुआयना किया और ऐलान किया, अपना अवैध निर्माण ख़त्म कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उन पर बुलडोज़र चलवा दूंगा। मुझे गरीबों और उनके मवेशियों के लिए आश्रय बनवाने हैं। मुझे रिक्शा वालों और ठेला वालों के लिए झोपड़ियाँ बनवानी है, जिन्हें खुले में सोने को मजबूर होना पड़ता है। मुझे गरीबों की गायों और भैंसों के लिए झोपड़े बनवाने हैं और मुक्त ज़मीन पर बूथ बनवाने हैं, जहां गरीब दूध, मछली, मुर्गा, मटन, सब्जी और फल आदि बेचने का कारोबार कर सकें और सम्मानजनक तरीके से गुजर बसर कर सकें। मैंने बेली रोड, अशोक राजपथ, बुद्ध मार्ग और कदम कुआं रोड पर रिक्शा वालों, ठेले वालों और दैनिक मजदूरी करने वालों के लिए 300 रैन बसेरे बनवाए। चारों ओर कहर टूट पड़ा। मेरे फैसलों से अवाक निहित स्वार्थी तत्वों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मैं पटना को मच्छरों और गंदगी से भरे खटाल और झोंगियों में बदल दूंगा, जिसमें राजधानी की मुख्य सड़कों पर बकरियों, गायों और सुअरों को बसाया जाएगा। मैंने ऐलान किया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान मुख्य सड़कों पर और तथाकथित पॉश इलाकों में अवैध तरीके से बनाई गई या फैलाई गई इमारतों को तोड़कर शुरू किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले झोपड़ियों को गिराया जाए और बिल्डिंगों को छोड़ दिया जाए। पहले बिल्डिंगें गिराई जाएगी, झोपड़ियों को बाद में देखा जाएगा। प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटवाने के बाद मेरा ध्यान गरीबों की झुग्गियों की ओर गया। मैंने जो वादा किया था उस पर मैंने काम किया। नौकरशाही, न्यायपालिका और तमाम पार्टियों से जुड़े राजनीतिक वर्ग के अनेक प्रतिनिधियों ने मुझसे निजी तौर पर इस मंशा से मुझसे मुलाकात करने की कोशिश की ताकि वे मुझसे इस अभियान को रोकने के लिए राजी कर सकें, लेकिन मैंने उनसे मुलाकात नहीं की। मैं लोगों के बीच रहता था और मेरे पास ऐसी निजी बातचीत के लिए समय नहीं था। आमतौर पर मेरे काफिलों में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी होते थे, लेकिन मैंने उसमें एक बुलडोज़र भी शामिल कर लिया ताकि यह काम और आसानी से हो सके। जैसे ही दिन शुरू होता, मैं अपनी टोपी पहनकर और एक हाथ में छड़ी लेकर अपने काफिले के साथ ताकतवर लोगों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के अभियान के लिए निकल पड़ता था। मैंने रूपक सिनेमा हॉल, पर्ल सिनेमा हॉल और म्यूजियम तथा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आसपास के अवैध निर्माणों को गिरवाया। कदम कुआं में हिंदी साहित्य सम्मेलन के नज़दीक स्थित एक जज के मकान को भी इसी तरह गिराया। 1990 के दशक की शुरुआत में मैं सारे दिन और रात शोषण के बचे खुचे अवशेषों की सफाई में जुटा रहता था। मैं देर रात लौटता था और रात का भोजन और खैनी खाने के बाद सो जाता था। तंबाकू खाने की मेरी आदत थी। मेरे पास मेरी पत्नी और बच्चों तक के लिए समय नहीं था। इससे मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन मैं अपने अभियान को लेकर प्रतिबद्ध था और यह मेरे लिए सबसे ऊपर था। लौटने पर मैं देखता था कि कुछ विधायक और अधिकारी निजी तौर पर मुझसे बात करने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे होते, लेकिन मैं इतना थका होता था कि उनसे बात नहीं करता और सीधे अपने कमरे में चला जाता था। ऐसे में खबर उड़ाई जाती थी कि मैं निर्वाचित प्रतिनिधियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का अपमान करता हूँ। मुझे अहंकारी और सत्ता के मद में चूर बताया जाने लगा, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। मैं अगले दिन की शुरुआत फिर उसी ढंग से करता था। हो सकता है कुछ लोग अपने निजी हितों के लिए मुझसे निजी तौर पर मिलना चाहते थे,
लेकिन मेरे लिए तो बिहार के लोगों की सेवा सबसे ऊपर थी, क्योंकि वही मेरे मालिक थे। इसके बाद मैंने पटना गोल्फ क्लब पर गौर किया। मुझे पता चला कि 200 एकड़ में फैला गोल्फ क्लब बिहार सरकार की संपत्ति थी, जिसे 1916 में अंग्रेज़ों के प्रभुत्व वाले जिम खाना क्लब को सौंप दिया गया था। इस क्लब ने उसके बाद वहाँ गोल्फ क्लब की स्थापना की। अंग्रेज लाट साहब और कुलीन लोग क्लब में गोल्फ खेलते थे और शराब पीते थे। यह बेली रोड पर संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जिसे पटना जू के नाम से जाना जाता है, कि बगल में प्रमुख जगह पर स्थित है। लेकिन ब्रिटिश राज के खात्मे के कई दशकों बाद भी इस पर कुछ शहरी कुलीनों का कब्जा था, जो कि ब्रिटिश राज के साहबों से अलग नहीं थे। राज्यपाल, जज, वरिष्ठ अधिकारी और दिग्गज उद्योगपति इस क्लब में गोल्फ खेलने आते थे, जहां 18 होल कोर्स थे। यह क्लब गरीबों की पहुंच से तो बहुत दूर था। इस संस्थान के स्वरूप बदलने का समय आ गया था। मैंने गोल्फ कोर्स के सरकारी अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की, ताकि इसे खुले सफारी में बदल दिया जाए, जिससे पटना जू के पिंजरों में कैद सिंह और बाघ स्वच्छंदता से वहां घूम सके। मेरा विचार था कि जब गरीबों और मेहनतकश लोगों की गोल्फ क्लब तक पहुंच नहीं है, तो फिर इसे सिर्फ कुलीनों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए। इससे तो अच्छा है कि इसे जू से जोड़ दिया जाए, जहां जानवर आज़ादी से घूम सकेंगे। मेरे इस फैसले से हड़कंप मच गया। मेरे राजनीतिक विरोधियों और अन्य निहित स्वार्थी तत्वों ने मुझ पर गरीबों को सशक्त बनाने की आड़ में समाज के समृद्ध तबके के खिलाफ बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुझ पर हमले किए कि मैं तानाशाही कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैंने बिहार को जंगल राज में बदल दिया है। इससे मैं विचलित नहीं हुआ और अपने अभियान में जी जान से जुटा रहा। इसके बाद मैंने वीरचंद पटेल मार्ग पर स्थित एक और कुलीन संस्थान का मुआयना किया। वहाँ सिर्फ अमीर लोग जाते थे और शराब पीते थे, गपबाजी करते थे, अय्याशी करते थे। अमीर लोग पटना क्लब में शादी की पार्टियाँ, शादी की सालगिरह की पार्टियाँ और अन्य पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित करते थे। मैंने ऐलान किया, सरकार पटना क्लब की 60% जगह वंचित तबकों के लिए आरक्षित करेगी। डोम, चमार और उन जैसी जातियों के लोग पटना क्लब में शादी की पार्टियां आयोजित कर सकेंगे। वे गरीब हैं इसलिए महंगी शराब या मटन मुर्गा खर्च वह नहीं कर सकते। इसीलिए उनको क्लब में अपनी पार्टी में ताड़ी पीने और सुअरों का गोश्त खाने की आज़ादी होगी। मेरी समझ बिल्कुल साफ थी। मैंने देखा था, जब कभी गर्दनी बाग इलाके में स्थित डोम लोगों की बस्ती के लोग सड़कों पर अपनी शादियों की पार्टियां आयोजित करते थे, तो पुलिस वाले उन्हें पीटते थे और उन्हें हल्ला करने और ट्रैफिक रोकने के नाम पर भगा देते थे। यहाँ तक कि वे निचली जातियों के दूल्हे और दुल्हन के साथ बेरुखी से पेश आने से बाज नहीं आते थे। पुलिस का यह दुर्व्यवहार वंचित लोगों के पवित्र आयोजनों में भी नजर आता था। झुग्गी में रहने वालों के पास शादी की पार्टियां करने की जगह तक नहीं थी। अब पटना क्लब का वे उपयोग कर सकते थे। आखिर सार्वजनिक संपत्तियों पर पहला अधिकार गरीब लोगों का होना चाहिए। जैसे ही मैंने इसका ऐलान किया, क्लब के सदस्य और मीडिया मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़ा। उन लोगों ने मुझे जंगली और गंवार करार दिया, लेकिन उनके पास मेरे इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। आखिर सार्वजनिक ज़मीन पर बनाए गए क्लब में गरीबों को उनके उत्सव के लिए जगह क्यों नहीं दी जा सकती है? क्या इसका जवाब था किसी के पास? तो सब चुप हो जाते थे। क्या गरीब लोगों को शादी का उत्सव मनाने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से खुशियाँ मनाने का अधिकार नहीं है? जब अमीर लोग शराब और खाने का आनंद उठा सकते हैं, तो गरीब ताड़ी और पार्क का आनंद क्यों नहीं उठा सकते? मुझे पता था कि संभ्रांत मीडिया गरीबों के बजाय संपन्न तबके के मुखपत्र की तरह काम करता था और मुझे गलत तरीके से
पेश करता था। लेकिन मैं जो कुछ कर रहा था उससे निचले तबके के लोग खुश हुए और सशक्त हुए, अपनी आवाज़ बुलंद किए। उनमें ताकत आई जिन्हें सदियों से शोषण और अमानवीयता के बीच जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ता था। बुनियादी चीज़ों पर जोर देखेंगे अगले एपिसोड में।